नेक्स्ट फिर से क्लास 11 चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। वैसे तो जिसने ये चैप्टर 2 से भी आप समझ सकते हो, हमें पता ही है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब हमने किया कि इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है। ये आपका चैप्टर 2 में किंगडम जब आप मोनेरा पढ़ते हो तब। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये सब प्रोकैरियोट्स है। लिखा भी है कि प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंटेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, जबकि यूकैरियोट रिप्रेजेंटेड प्लांट्स, एनिमल, फंजाई। तो आंसर है इसका फोर्थ आंसर इसका है, क्योंकि वो प्रोकैरियोट नहीं है। नेक्स्ट क्लास 11 चैप्टर 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट करता है इंटरनोड। इंटरनोड क्या होता है? दो नोड्स के बीच का गैप, मतलब यहाँ से एक पत्ती निकली हुई है, यहाँ से एक पत्ती निकली हुई है, ये नोड है, ये भी एक नोड है, इन दोनों के बीच का ये जो गैप होगा वो इंटरनोड होता है। तो ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसका मतलब है प्लांट हार्मोन, ठीक है, प्रमोट करता है इंटरनोड बीच, मतलब इंटरनोड में इलोंगेशन, डिस्टेंस बढ़ जाना, इंटरनोड बढ़ जाना बिफोर फ्लावरिंग इन कैबेज। ये देखो आपकी बुक में लिखा है जिबरलिन्स। जिबरलिन्स प्रमोट बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन बीट, कैबेज एंड मेनी मोर प्लांट्स। तो आंसर क्या हुआ इसका? जिबरलिन। सेकंड क्लास 11 चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से ये क्वेश्चन आया है। अगर आप जब हम ये पढ़ेंगे आप लोगों ने, ठीक है, देखोगे ये बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो आप लोगों को शायद अभी पढ़ा नहीं हुआ है ये चैप्टर, तो इसलिए आपको लग रहा होगा। जिसने भी पढ़ा हुआ है उसके लिए डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अडल्ट सेल साइकिल फेजेस इज सबसे पहले G1 आएगा आपका, फिर आपका S आता है, फिर G2 आता है, फिर आपका M फेज आता है। बताओ फिर। G1 S G2 L थर्ड। वेरी सिंपल, वेरी इजी, इसमें से तो कुछ डिटेल में आया ही नहीं है। और सेल साइकिल में से ना अभी जो कैंसिल हुआ था उसमें से भी आया था, ये नहीं आया था, आया बट उसमें से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लास 11 चैप्टर 2 फिर से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया। ये आपका डायरेक्ट अगर आप फंजाई खोलोगे ना, हाँ भाई, क्या होते हैं? प्लाज्मोगेमी, मियोसिस और कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। सो फ्यूजन ऑफ दो न्यूक्लियाई को के फ्यूजन को कैरियोगेमी बोलते हैं। ओके, जनरेशन ऑफ हेप्लॉइड स्पोर कैसे होता है? बताओ आंसर क्या है इसका? A2 B3, यस C1 फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। ये तो पूरा डायरेक्ट आया है किंगडम फंजाई, अगर आप खोलोगे ना अपना उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम क्लास 11, ये हमने पढ़ा नहीं है। द क्लास नेम रेप्टिलिया, अभी तक आई नहीं है ना हम रेप्टिलिया पे। अभी हम कौन से उस पे हैं? आज ही तो हम लोग कर रहे थे ना, कौन सा किंगडम कर रहे हैं हम अभी? यस, टीनोफोरा कर रहे हैं हम तो। टीनोफोरा नहीं, एस्केलमेंथिस। टीनोफोरा एस्केलमेंथिस पे है भाई। अभी हमने लास्ट क्लास में प्लेटीहेलमिंथस किया था, जब मैंने कहा था राउंड वर्म्स होते हैं एस्केलमेंथिस। चलिए, द क्लास नेम रेप्टिलिया रेफर्स टू क्रीपिंग और क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, दैट इज करेक्ट। जो ये क्लास नेम है रेप्टिलिया, इसका मतलब ही होता है क्रीपिंग या क्रोलिंग मोड ऑफ, क्रीप करते हैं, क्रोल करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 कहती है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो रेप्टिलिया से है कि उनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, मोस्टली में 3 होता है, लेकिन क्रोकोडाइल उसमें 4 चेम्बर्ड। एक्सेप्शंस आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हुई ना, क्योंकि इसमें लिखा है ऑल ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव 3 चेम्बर, कुछ में 4 है, क्रोकोडाइल में 4 है। स्टेटमेंट 2 आपकी रॉन्ग है। तो फिर आंसर यहाँ पे क्या हुआ आपका, बताओ? यस, सो आपका जो आंसर होगा वो 2। वो स्टेट नहीं, 2 कैसे है? इसका आंसर आपका थर्ड होगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। बताओ यार, मैं तुम्हारी मान गई। थर्ड आंसर है इसका, देख के भी गलत। अगला फिर से, अच्छा चैप्टर 8 गलती से लिख दिया मैंने यहाँ, मतलब चैप्टर 8 नहीं है ये चैप्टर 10 है। क्लास 11 चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड डिवीजन, सेल डिवीजन। चलिए, क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1, दैट इज करेक्ट। ये आपकी बुक में यहाँ पे लिखा है मियोसिस 1। प्रोफेज 1 पे आप जाएंगे तो लिखेंगे ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस। वेदर इट्स प्रोफेज 1, वेदर इवन इट्स मियोसिस, सॉरी माइटोसिस, माइटोसिस में जो प्रोफेज होता है इवन उसमें भी फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं एट द एंड ऑफ प्रोफेज। लेकिन हमें प्रोफेज 1 है इसलिए मैंने ये वाला लाइन रखा है, क्योंकि आपको ये भी लगे कि प्रोफेज 1 में भी मेंशन है, ये दोनों में ही होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। मियोसिस 1 रिजेंबल माइटोसिस, नो, मियोसिस 2 रिजेंबल्स माइटोसिस। ये देखो, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो बताओ आंसर क्या है इसका? 3। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट पे आएंगे। इजी अगेन, एनिमल किंगडम, वेरी वेरी इजी। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कोडेट्स का नहीं है?
कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बिल्कुल, वो तो उनका कैरेक्टरिस्टिक ही है कि नोटोकॉर्ड होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल, डोर्सल साइड हमें पता है कौन सी होती है, ये पीछे है ना, जो स्काई को फेस कर रही होती है। सो ये भी करेक्ट है। ये देखो यहाँ लिखा है एब्सेंस ऑफ गिल्स, नहीं, गिल्स एब्सेंट तो किसमें होंगे, नॉन कॉर्डेट्स। यहाँ पे लिखा है कि गिल स्लिट्स है, गिल स्लिट्स तभी है ना जब गिल्स भी होते हैं थोड़े हाई उसमें। तो ये गलत है, प्रेजेंस ऑफ गिल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स। और प्रेजेंस ऑफ पोस्ट चैनल टेल, पोस्ट चैनल पार्ट मतलब टेल, यस, ये कॉर्डेट्स में होता है। तो आंसर इसका क्या हुआ, थर्ड। Absence of gills is not a characteristic of chordate, it is a characteristic feature of non-chordates. Next, चैप्टर 13, हाँ ये अलग आया, अभी तक सेकंड क्वेश्चन है, ये थोड़ा जो अलग आया है इसमें, ये क्लास 11 चैप्टर 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आया है। लेंथ ऑफ द स्टेम टाइम 0 पे 20 सेंटीमीटर है, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट 30 सेंटीमीटर पर डे है। आपको बताना है 7th डे पे कितनी ग्रोथ होगी। ये फॉर्मूला है आपकी बुक में, करेंगे एल टी इक्वल्स एल नॉट प्लस आर टी। ये जो एल नॉट या है ना, ये बता रहा है कि 0 टाइम पे कितनी लेंथ थी, कितनी लेंथ है 20, प्लस आर, भाई रेट कितना बढ़ रहा है पर डे, टाइम कितने टाइम के बाद हमें चाहिए बताओ, क्या आंसर आया आपका, सिंपल यही आ रहा है और तो कुछ नहीं बन रहा। 230 थर्ड आपका इसमें आंसर आएगा। यहाँ पे ये इसमें आपको फॉर्मूला थोड़ा सा ये वाला पता होना चाहिए। नेक्स्ट, बताया तो फिर भी एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन देखेंगे, खोलेंगे एक बार चैप्टर 9, मैंने कहा बायोमोलिक्यूल से आता है, खोलिए एक बार क्लास 11 चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल। इसमें ना ये टेबल आपको करनी है, बायोमोलिक्यूल्स की टेबल से क्वेश्चन आता है, आता ही आता है। Arrange the following element in descending order of their contribution to percentage weight of human body, not earth crust में, human body में कौन ज्यादा है, फिर उससे कम कौन है, उससे कम कौन है। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में क्या होती है, ऑक्सीजन, ये दिया हुआ है अर्थ की क्रस्ट में, ये दिया हुआ है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, क्रस्ट में, अर्थ की क्रस्ट की बात हो रही है ना कि एटमॉस्फेयर की, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, सबसे पहले ए है, तो आंसर हमारा हमें पता है फर्स्ट है। दूसरे नंबर पे क्या है ह्यूमन बॉडी में, कार्बन, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे यस हाइड्रोजन है 9.5, और चौथे नंबर पे है ए बी सी डी। आपका आंसर क्या होगा 1, है ना, 1 आपका जो है फर्स्ट जो है वो आपका आंसर है। नेक्स्ट, क्लास 11 चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, खोलिए, वेरी सिंपल डायरेक्ट। अगर आप देखो एक बार कि फ्रॉग्स में नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से आ रहे होते हैं कितने होते हैं, 10 पेयर्स। ये देखो देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम। अब आपको ये लगे ना कि अरे मैम इतनी सारा है हम कैसे करेंगे, जब हम पर चैप्टर वाइज पढ़ते हैं ना तो ये मैं आपको बोलती भी जाती हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखो, इसमें से क्वेश्चन आता है ना। तो ऐसे ही जैसे क्रेनियल नर्व से वो क्वेश्चन देते ही हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही, हमें पता होता है, करना वैसे भी सारा इंपॉर्टेंट होता है, बट जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं वो मेरा काम होता है कि मैं आपको क्लास में बताती जाऊँ कि देखो इससे आएगा, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। बट आ तो सब फिर भी कहाँ से रहा है, बुक से ही आ रहा है ना, बुक के बाहर से तो नहीं आ रहा ना कुछ अभी भी। तो आंसर इसका क्या होगा 3। नींद आ रही है आपको, चाय पानी कुछ कॉफी समोसा एनीथिंग। ये क्लास 12 का है चैप्टर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये भी डायरेक्ट इससे, इस वाले पैराग्राफ से हमेशा, इवन सीबीएसई बोर्ड होता है उसमें से भी आता है, नीट में भी आता है, इस पैराग्राफ से पिछली बार भी जो कैंसिल हुआ उसमें भी आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर। इसमें से कौन सा क्लॉट बस्टर की तरह यूज हो रहा है, ये देखो स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस यूज हो रहा है क्लॉट बस्टर। और बाकी सारे भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो स्टार्टिन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे यहाँ पर है, मेंशन है, ऐसा नहीं कि नहीं है मेंशन, बट इस पैराग्राफ में से हमेशा आता ही है। इसका आंसर है ए स्ट्रेप्टोकाइनेस। ओके नेक्स्ट, क्लास 12 का ही है चैप्टर 10 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की इनएक्टिव फॉर्म जो है बीटी टॉक्सिन की वो कन्वर्ट होती है एक्टिव फॉर्म में इंसेक्ट गट में। किस वजह से होती है ये एक्चुअली कन्वर्ट होती है, क्योंकि इंसेक्ट का जो गट होता है वो एल्कलाइन होता है उसमें, ठीक है, लिखा है ना कि इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। आंसर आपका हुआ फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, क्लास 12 चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से आया है। इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसमें लिखा है कि डाउन सिंड्रोम जो है एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है, नहीं, डाउन सिंड्रोम एक्चुअली एक क्रोमोसोम जब एक्स्ट्रा होता है ना तब होता है। ये लिखा है डाउन सिंड्रोम जो होता है एक एडिशनल कॉपी, मतलब ट्राइसोमी ऑफ 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है तब होता है। स्टेटमेंट 2 कहती है कि टर्नर सिंड्रोम एडिशनल कॉपी की वजह से होता है, नहीं, टर्नर सिंड्रोम एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है ना,
मतलब एक ही एक्स क्रोमोसोम है या एक क्रोमोसोम कम होगा उसकी वजह से होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, तो आपका आंसर क्या होगा? सेकेंड। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट, क्लास 12 चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आया है कि इनमें से कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? सिफिलिस, ट्यूबरक्लोसिस, गोनेरा एंड जेनिटल वार्ड्स। आंसर इसका सेकंड है, ट्यूबरक्लोसिस। ये देखिए लिखा है गोनेरा, सिफिलिस एंड जेनिटल वार्ड्स, ये सारे आपके एसटीडीज होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। वेरी इजी, तो आंसर इज 2, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग क्लास 11 चैप्टर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये ना आपका क्लास 12th में भी यूज हुआ है स्पर्म वाला, बट ये इसमें भी है एग्जैक्ट, ये 12th में नहीं 11th में इससे लिखा हुआ है कि जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है, स्पर्म मूव करता है, किसकी वजह से होती है, कौन सी मूवमेंट होती है? वो फ्लैजेलर में। यहाँ पे ना स्पर्मेटोजोआ लिखा है, जब आप 12th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे स्पर्मेटोजोआ जो है स्पर्म को ही बोला जाता है, ठीक है। सो आंसर इसका क्या है? फर्स्ट, फ्लैजेलर मूवमेंट। नेक्स्ट, क्लास 12 चैप्टर 6 इवोल्यूशन से आया है, नेचुरल सिलेक्शन की भी आपकी बुक में है, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल पे जाएंगे, वहां पे लास्ट पेज पे लिखा हुआ है, लास्ट पैराग्राफ पे, नेचुरल सिलेक्शन लीड टू स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल चेंज एंड डिसरप्शन। ये और ये ए सी एंड डी, तो आंसर क्या हुआ इसका? सेकंड, ए सी एंड डी। नेक्स्ट, क्लास 12 चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, इस बार इससे भी बतेरे क्वेश्चन आए हैं। आज पता नहीं इस बार क्या हुआ। The method of directly injecting a sperm into ovum in assisted reproductive technology, इसका आंसर है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्टली जो होता है ना ओवम में स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है। देखो, स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। ये कौन सी टेक्निक होती है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म। ये ओवम है, इसके अंदर डायरेक्टली स्पर्म निकाल दिया जाता है, इसे बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे? थर्ड। क्लास 12 चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कि इनमें से कौन सा पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नहीं है? वेरी इजी, देखो एपिडाइडमिस, वासा एफरेंशिया और रेटिटेस्टिस, ये तीनों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। यहाँ पे फीमेल का पार्ट होता है ये इनफंडिबुलम, फेलोपियन ट्यूब का। सो आंसर इसका क्या होगा? फोर्थ, इनफंडिबुलम। नेक्स्ट, क्लास 12 अगेन चैप्टर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें इन्होंने बोला ये, हाँ इससे ना अभी ये इसी वाले टॉपिक से ही लास्ट टाइम भी आया था जो कैंसिल हुआ, आता है इससे। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में मिलती है। सबसे ज्यादा हमें लगेगा कि सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? प्लांट्स ही मिलते होंगे, सब बच्चे ऐसे ही सोचेंगे, बट ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? इंसेक्ट, मतलब कि इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स हम बोल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा तो आपके इनवर्टिब्रेट्स मिलते हैं। सेकेंड नंबर पे आपको मिलते हैं प्लांट्स, थर्ड नंबर पे आपको क्या मिल रहे हैं? फिशेस, फोर्थ नंबर पे बर्ड्स मिल रहे हैं, भाई मैमल्स तो बहुत कम है, और फिफ्थ नंबर पे आपको मैमल्स। तो डी आना चाहिए सबसे पहले, देन ए, सी, बी एंड ई। आंसर आपका हुआ सेकंड, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स में वही हमारे इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, तो वो हमें याद रखना है। क्लास 12 चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आया है कि ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय एलएच सर्ज लीडिंग टू रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। दैट इज करेक्ट। एक्चुअली में ऐसा होता है कि रैपिड सिक्रेशन होती है एलएच, मतलब एलएच सर्ज जिसे हम बोलते हैं, उसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होता है और ओवम रिलीज होता है, जिसे ओव्यूलेशन बोलते हैं। सेकेंड है कि ग्राफियन फॉलिकल रिमेनिंग आफ्टर ओव्यूलेशन ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटेम। ये करेक्ट है, ऐसा होता है कि ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज द कॉर्पस ल्यूटेम, बट इसमें लिखा है सिक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। ये गलत है, क्योंकि इट सिक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, कि वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। आंसर आपका क्या होगा फिर? थर्ड। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, क्लास 12 चैप्टर 12 इकोसिस्टम। ये तो वैसे भी आप बता सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर फूड चेन में। प्रोड्यूसर्स हमेशा क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। उनको हमेशा कौन खाएगा? हार्बीवर्स, है ना। कोई भी कार्निवर तो खा ही नहीं सकता है। सो प्राइमरी कंज्यूमर आर ऑलवेज हार्बीवर्स, बट ये भी इन्होंने लिखा है ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हार्बीवर्स, इन्होंने भी ऐसे बोला है ऑब्वियसली। तो या बिकॉज उनको भी लग रहा है ना, ये भी हमें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्लास 12 चैप्टर 6 एवोल्यूशन से आया है, ये थोड़ा सा यस फॉर्मूला बेस्ड हल्का सा। अ पॉपुलेशन ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, इन्होंने बोला है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। फ्रीक्वेंसी जो है अलील की 0.1 है, तो ए जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? हमें पता है, इसमें भी बोला है कि कैपिटल ए एंड स्मॉल ए अलील्स होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होगी ए की, जनरली आप वो पी स्क्वायर से निकाल सकते हो। तो अगर हम कैपिटल ए को पी बोल रहे हैं, तो डबल ए जीनोटाइप को पी स्क्वायर बोलेंगे। पी की वैल्यू अगर 0.1 है, पी स्क्वायर की वैल्यू होगी 0.1 का स्क्वायर, विच इज 0.01। तो ए आपका है 0.01, ए की फ्रीक्वेंसी 0.01 है। आंसर क्या होगा आपका फिर?
0.01। नेक्स्ट पे आएंगे, क्लास 11 चैप्टर 19 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। देखो भाई, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है ना, उस कंडीशन को एक्रोमेगैली बोलते हैं। ये रही आपकी बुक में भी मेंशन है, ठीक है, जो अडल्ट्स में कई बार हो जाता है, मिडिल एज में डिसफिगरमेंट भी होता है। तो ए का तो आपका 3 है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, ये देखिए यहीं पर मेंशन भी है। फीमेल में अभी हमने वहां भी पढ़ा था क्लास 12 में कि एलएच क्या करता है, ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है, ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स में ओव्यूलेशन करता है। वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो होता है ना, ये फीमेल में रिलीज होता है जब बर्थ देने वाली होती है ना फीमेल बेबी को, तब ये कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि बोलते नहीं कि जो मदर है, मतलब प्रेग्नेंट लेडी है, उसको इंजेक्शन दिया है ताकि कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो सके, तो उस इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन ही देते हैं, ठीक है। सो ऑक्सीटोसिन, कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्डबर्थ। नाउ वेसोप्रेसिन, ये देखिए वेसोप्रेसिन भी आप ही की इसमें लिखा है कि वेसोप्रेसिन पिट्यूटरी से निकलता है, मेनली एक्ट एट द किडनी एंड स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन किडनी। आंसर क्या हुआ इसका, ए का 3, यस, बी 4, सी 1, डी 2। आंसर इज 2, सेकंड आपका आंसर, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग, क्लास 11 चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। कि जो राइट आर्ट्रियम, हाँ, हमारे हार्ट में राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जो ओपनिंग है, ठीक है, वो कौन गार्ड करता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये देखो ये लिखा भी हुआ है, द ओपनिंग बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वॉल्व फॉर्म्ड ऑफ अ 3 मस्कुलर फ्लैप और कस्प। तो आंसर आपका क्या होगा, क्लास 11 चैप्टर 14 ब्रीदिंग एंड, ये तो तुम वैसे बता दो भाई। स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस जो होते हैं पॉरीफेरा में जो आते हैं, वो कैसे एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड से। क्या उनके पास गिल्स होते हैं, क्या उनके पास ट्रैकियल ट्यूब्स होती है, क्या उनके पास मॉइस्ट क्यूटिकल, क्योंकि वो तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल डिफ्यूजन, ये आपका 14 चैप्टर में एग्जैक्ट लाइन मेंशन भी है कि स्पॉन्जेस में एक्सचेंज ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का किसकी वजह से होता है, सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सर्फेस। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है, 1, फर्स्ट आंसर है, ठीक है। तो मैं दोबारा यहाँ कर देती हूँ कि आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट, क्लास 12 चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का है। ये जिसने किया हुआ है उसके लिए बहुत इजी है कि कितने थीका प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली अगर आप एंथर देखोगे ना, एंथर बाइलोब्ड होते हैं, तो 2 एंथर होते हैं। एक एंथर बाइलोब लिखा है ना यहाँ पे, टिपिकल बाइलोब्ड एंजियोस्पर्म एंथर, क्योंकि एंथर में 2 लोब होते हैं, 2 लोब्यूल्स। वो बोल रहे हैं एक लोब्यूल में कितने थीका होते हैं, 2। ये देखो यहाँ लिखा है, टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब विद ईच लोब हैविंग 2 थीका। इन्होंने पूछा है ना हाउ मेनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच, दोनों में या पूरे एंथर में पूछा होता तो 4 होते, बट ईच लोब में पूछा है तो 2 होते। तो आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट, कि 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, क्लास 11 चैप्टर 17 लोकोमोशन इन मूवमेंट का क्वेश्चन है ये। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय द रिलीज ऑफ। बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन एक सिग्नल सेंड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उससे इनिशिएट होता है, बट कौन क्या रिलीज होता है। आप ये टॉपिक खोलोगे ना, यहाँ पे लिखा है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन, ये सारा लिखा है यहाँ पे। फिर वो उससे बेसिकली फाइनली रिलीज क्या हो रहा है, रिलीजेस अ न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइलकोलिन। तो आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। नेक्स्ट, क्लास 12 चैप्टर 5, इससे आया था ये थोड़ा सा, हाँ, अगर जिस बच्चे ने नहीं किया, क्योंकि लास्ट अभी जो कैंसिल हुआ है ना नीट, उसमें बहुत इजी क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से, सेम टॉपिक से ही क्वेश्चन आया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 5 से आया है ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैक ऑपरेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। क्या कि जीन आई जो है कॉन्स्टिट्यूटिवली भी एक्सप्रेस्ड होता है, करेक्ट। ये देखो, रिप्रेसर ऑफ द ऑपरेंट इज सिंथेसाइज, मतलब पूरे टाइम एक्सप्रेस होता है, ऑल द टाइम, करेक्ट। ये तो करेक्ट है, तो ऑफकोर्स 1 ही आंसर है। बट एक बार सारी देख लेते हैं कि लैक्टोज जो है एक्टिवेट करता है रिप्रेसर को, नहीं, लैक्टोज जो है ना वो क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है। रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय लैक्टोज। थर्ड, तो ये तो गलत है। जीन आई जेड वाई ए सबका कॉमन प्रमोटर होता है। ये देखो, आप ये यहाँ कहीं नहीं लिखा, ये आपको डायग्राम में देखना है कि जेड वाई ए इनका एक प्रमोटर है ये, और आई का अलग प्रमोटर है। अगर क्वेश्चन होता है जेड वाई ए का एक ही प्रमोटर होता है तो हाँ हम बोलते ठीक है, बट आई का अलग प्रमोटर है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग। लास्ट, गैलेक्टोज कैन एक्ट एज एन इंड्यूसर। आपकी एनसीईआरटी में ना देखो क्या लिखा हुआ है, रिमेंबर ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज एन इंड्यूसर। क्लियरली मेंशन है कि ये तो कभी इंड्यूसर की तरह एक्ट कर ही नहीं सकते। तो 4 इज ऑल्सो रॉन्ग। आपका आंसर क्या है इसमें, फर्स्ट। नेक्स्ट, क्लास 12 चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द फीमेल गेमेटोफाइट
ऑफ एन एंजियोस्पर्म हेल्प करते हैं पॉलन ट्यूब को एग को फर्टिलाइज करने में। अगर मैं आपको फिगर बना के दिखाऊं, इस तरह का फिगर होता है मैच्योर एम्ब्रियो सैक का। यहाँ पे ये 3 एंटीपोडल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 सिनर्जिड होते हैं, यहाँ पे उसके फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है, एग, ये एग सेल होता है आपका, ये सिनर्जिड्स हैं, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये सेंट्रल सेल है और ये आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब एक बात देखिए, एग यहाँ पर है तो पोलन ट्यूब जो है इस यूं ही आएगी, एंटर करेगी, तो कौन हेल्प करेगा? एंटीपोडल्स? नहीं, वो तो ऊपर है। पोलर न्यूक्लियस? नहीं, ये यहाँ मिड में है। सेंट्रल सेल? नहीं। कौन हेल्प करता है? सिनर्जिड। और ये लिखा भी है एग्जैक्ट लाइन, सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ, तो आंसर आपका क्या है? 2 सिनर्जिड्स। नेक्स्ट अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से ही आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस नॉन, ये ना ये कई बार आ चुका है, ये एक्चुअली में EYQs करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, घुमा फिरा के उसमें से आ जाता है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, डायरेक्ट लिखा हुआ है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड पी होते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड वो होते हैं जिनमें बिल्कुल भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। आंसर इसका है 4, मतलब कि पी आंसर है इसका। नेक्स्ट पे आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। अगेन एक डिप्लॉयड क्रोमोसोम है, ठीक है, उसमें 36 होते हैं, तो उसके एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे? हमें पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्म जो होता है ना फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो ट्रिप्लॉयड होता है 3n। ओके, तो अगर 2n में हमें पता है कितने हैं 36, तो n में कितने होंगे 18, हाफ कर देंगे तो 3n में कितने होंगे? करेक्ट, 3 × 18 54। आंसर आपका क्या होगा? थर्ड। और ये आप देख भी सकते हो, उन्होंने लिखा है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास 11 का चैप्टर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अबाउट रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन हेनलीज लूप? एंड जो भी है करेक्ट कौन सा है? ये देखो हेनलीज लूप का एक टॉपिक है, उसी में मोस्टली है। हेनलीज लूप में यहाँ लिखा है कि यहाँ पे बोल रहे हैं डिसेंडिंग लिम्ब जो है हेनली लूप की, वो परमिएबल होती है पानी के लिए, पानी को आने देती है, बट इम्परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट, ये नेफ्रॉन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। हम पढ़ेंगे, लिखा है देखो, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जैक्ट सेम लाइन है, तो ए तो आपका करेक्ट है। दूसरा है कि यूरिन जो हमारा कंसंट्रेटेड होता है वो हेनलीज लूप की वजह से होता है। देखिए कि मैमल्स में एबिलिटी है कंसंट्रेटेड यूरिन की, और उसमें रोल कौन प्ले करता है? हेनलीज लूप एंड वासा रेक्टा, तो मतलब यस हेनलीज लूप की वजह से कंसंट्रेटेड होता है। तीसरा है कि रीअब्जॉर्प्शन जो है सोडियम और वाटर का, वो हेनलीज लूप में होता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है इन्होंने कि वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं करता है सच, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम। रीअब्जॉर्प्शन जो है कहाँ होता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर कहाँ होता है? आपके DCT में, हेनलीज लूप में नहीं होता है, तो C रॉन्ग है। फोर्थ डी पार्ट है, डी ऑप्शन कहता है डी, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अकर इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप। ये देखो the ascending limb is impermeable to water but allow किसको कर रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। डी इज करेक्ट, ABD फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ये तुम बताओ, चलो बताइए देखकर। क्लास 11 चैप्टर 17 का है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, कि करेक्ट ऑर्डर बताना है अरेंजमेंट ऑफ वर्टिब्रेट कॉलम फ्रॉम हेड टू टू। सबसे पहले क्या आएगी? ओके, सर्विकल वर्टिब्रा सबसे पहले है, उसके बाद ठीक है, फिर ऑप्शन यस, फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लुम्बर वर्टिब्रा एंड सैक्रम। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, है ना?